हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं लेके आई हूं आपके लिए ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और वाटर रिसोर्सेज को काफी प्यार दिया, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम समय में और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ मैंने बनाए थे। तो आपने डिमांड की थी वहां पे कि रिसोर्सेज चैप्टर बहुत लेंदी है, उसे भी बिल्कुल शॉर्ट में आप समझा दीजिए। तो आज के सेशन में कंप्लीट चैप्टर बिना कुछ भी छोड़े मैं आपको समझाऊंगी, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में। और साथ ही साथ इस सेशन के एंड में हम करने वाले हैं इसके कुछ PYQs, तो एंड तक देखना ना भूलिएगा इस सेशन को। आइए शुरू करते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए बेटा, इस चैप्टर का आधा हिस्सा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके कंसेप्ट जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इस चैप्टर में रिपीट हुए हैं। बात करें रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज होते क्या हैं? रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं बच्चों जो हमारी नीड को करती है सैटिस्फाई। नीड बोले तो हमें प्यास लग रही है, हमने पानी पी लिया, हमें भूख लगी है, हमने खाना खा लिया, हमें मोमोज की क्रेविंग हो रही है, हमने मोमोज खा लिए, हमें गर्मी लग रही है, हमने AC चला दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एनीथिंग विच सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड इज नोन एज अ रिसोर्स। तो हम रिसोर्सेज को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और फिर हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले हम रिसोर्सेज का पूरा इंट्रो वगैरह ले लेते हैं, कैसे करना है, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे रिसोर्स लिमिटेड इन नेचर है, स्कार्स है, हम ह्यूमंस उनको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देन हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे सॉइल रिसोर्स के बारे में। देखिए बच्चों, CBSE ने इस साल इसमें से जितने भी रिसोर्सेज के टाइप्स हैं वो डिलीट कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक बार सारे के सारे रिसोर्सेज के टाइप्स भी समझा दूंगी, सो दैट बाय चांस 1 नंबर का कोई MCQ वगैरह ना आ जाए तो आपको वो आता हो अटेम्प्ट करना। राइट तो अगर वो आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, आप डर ना जाओ, आप छोड़ के ना जाओ। तो बस आप सुन लोगे तो वो आपको हो जाएगा, आपको उसके बाद भी उसको प्रिपेयर करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। रिसोर्सेज मैंने आपको अभी बता दिया, जो हमारी नीड्स को करते हो सैटिस्फाई, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। नाउ अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज ना कुछ बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं। कुछ बेसिस बोले तो जैसे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन में आते हैं बायोटिक, बायोटिक में आते हैं आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और आते हैं आपके अबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मैं एक सैंपल पेपर करवा रही थी बच्चों को, तो वहां पे भी आया हुआ था लिविंग और नॉन लिविंग के एग्जांपल्स देने थे। तो बेटा इसी टॉपिक में से सैंपल पेपर में आया हुआ था, तो हो सकता है बोर्ड में भी आ जाए, तो आपको आता होना चाहिए। लिविंग में तो बच्चों आपके आ गए ह्यूमंस एंड ऑल, यहाँ पे आपके आ गए ट्रीज, सॉइल एटसेट्रा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मतलब जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और रिन्यू हो रहे हैं इजीली, जैसे कि सोलर एनर्जी है ना, सन की मतलब सनलाइट तो हमें मिलती ही रहेगी, विंड एनर्जी, हवा भी चलती रहेगी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू होने में काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल्स। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब ओन करना, कौन रिसोर्स को ऑन कर रहा है। तो इंडिविजुअल, यानी कि जैसे देखो अभी ये जो स्टाइलस है ये मेरा है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, राइट। वहीं अगर कम्युनिटी की बात की जाए, इसी स्टूडियो में और भी टीचर्स आके क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब ये क्या हो गया, ये कम्युनिटी का हो गया, यानी कि पर्टिकुलर पर्संस का, पर्टिकुलर टीचर्स का हो गया, ग्रुप ऑफ टीचर्स का हो गया, तो अब ये कम्युनिटी बन गया। फिर आपकी बात, अच्छा मैं एग्जांपल और तरीके से दूं, ये तो मैं अपने एरिया से दे रही हूं, अगर मैं आपको और तरीके से दूं तो आपके जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं, वहां कुछ पार्क, मंदिर और क्या कहते हैं जिम होता है, लेकिन वहां पे सिर्फ उनको यूज करने का अलाउंस किसको होती है, सिर्फ सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। नेशनल जो नेशन का है, जैसे रोड्स हो गई, जो नेशन में कोई भी यूज कर सकता है। एंड देन इंटरनेशनल, वो सी लेवल है ना 200 नॉटिकल्स वाला, वो इंटरनेशनल का एग्जांपल होगा कि अगर आपको उसके बाहर जाके पानी की डिमांड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में 4 बेसिस होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल, जो रिसोर्सेज एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं। देन डेवलप, जो रिसोर्सेज एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, इनको यूज करने की टेक्नोलॉजी भी है। स्टॉप, जो इन जैसे गाड़ी खड़ी है लेकिन चलानी नहीं आती है। एंड रिजर्व,
गाड़ी खड़ी है घर के बाहर, चलानी भी आती है लेकिन अभी हम चला नहीं रहे, वो रिजर्व है। दैट इज रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन अभी हमने उनको फ्यूचर के लिए रखा हुआ है। आप कहोगे ऐसा कौन पागल होता है जो ऐसे करता है? देखो बेटा, जितने भी रिवर्स और लेक्स का पानी है, अभी हम उसको यूज, लेक्स का पानी स्पेशली, अभी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर नीड पड़ी तो हम उसमें भी पेस लाके उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका बच्चों रिजर्व। क्लियर है? वैसे ये टॉपिक मैं यहां लिख देती हूं, डिलीटेड है, लेकिन आपको शॉर्ट में सारा का सारा पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। चलिए अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट जहां पे हम अपने प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल करते हैं। दैट इज जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए, जैसे चाहिए, हम उनको अवेलेबल कराते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए भी सिक्योर करके रखते हैं। इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड सिक्योरिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। रियो डी जेनेरियो में एक मीटिंग हुई 1992 में, जिसे एजेंडा 21 कहा गया। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर अपने बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। बेसिक प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन्होंने फिर निकाला सोल्यूशन कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। तो पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई, जो हुई रियो डी जेनेरियो में जून 1992 में। ये जो समिट थी, इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड प्रोटेक्शन की बात की थी। लीडर्स ऑफ मोर देन 100 कंट्रीज जो थे वो इस डिक्लेरेशन में आए थे। दे ऑल्सो अडॉप्टेड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अग्रीमेंट 21, दैट वाज एजेंडा 21। एजेंडा 21 में एक डिक्लेरेशन थी जो साइन की गई, और यहाँ पे ग्लोबल इश्यूज जैसे कि पोवर्टी, इन्वायरमेंटल डैमेज के बारे में बात की गई और कैसे इसको रिजॉल्व किया जाएगा, इसके ऊपर टेक्निक्स बनाई गई। Now, what is resource planning? It is important in 3 markers, क्योंकि 3 स्टेप मेजर होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला क्या करना, स्ट्रैटेजी करना कि कैसे हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे। देन हमने क्या करना है बेटा, रिसोर्सेज प्लानिंग एसेंशियल। देखो पहली बात तो रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है। रिसोर्सेज हमारे देश में, हमारे जहान में, हमारे इन्वायरमेंट में एब्यूंडेंस में अवेलेबल है, आई अग्री, बट हमारे जो नीड्स हैं, हमारे जो डिमांड्स हैं और हमारे जो यूसेज हैं वो उनसे भी अधिक हैं। हमारी पॉपुलेशन बहुत अधिक है। तो जिस वजह से हमें क्या करना होता है, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व, प्रोटेक्ट और प्लानिंग करके यूज करना चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रिसोर्स प्लानिंग का सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि एनवायरनमेंट में कितने रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जाम्पल, घर में मम्मी क्या करती है, पहले देखती हैं कि डब्बे में चीनी कितनी पड़ी है, या जग में या पतीले में दूध कितना पड़ा है। मेंबर्स आए हुए हैं 20 लोगों को चाय पिलानी है, लेकिन पतीले में जो दूध है वो सिर्फ 15 लोगों की चाय बना सकता है। तो मम्मी क्या करेंगी, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने लोगों की चाय बन सकती है। फिर मम्मी क्या करेंगी, अरे मैं इसमें क्या कर सकती हूं, मैं इसमें पानी मिला सकती हूं, थोड़ा सा पानी मिला सकती हूं ताकि ये बढ़ जाए चाय। तो टेक्नोलॉजी लगाना, स्किल्स लगाना, मम्मियों के पास किचन की टेक्नोलॉजी और स्किल्स होती हैं, सही कह रही हूं। लास्ट में मैच करना, अरे भाई टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसोर्सेज के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं, देन हम टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इस टेक्नोलॉजी से हम इसको यूज कर सकते हैं, या हम इंटरचेंज करके किसी स्टेट के पास पर्टिकुलर चीज है, हमारे पास कोई पर्टिकुलर चीज है, हम एक्सचेंज कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट में कह रहे हैं अरे कोल बहुत ज्यादा आ रहा है, तुम यूज करो, लेकिन देश की डेवलपमेंट में कह रहे हैं कोल यूज मत करो, पॉल्यूशन हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्योस, कन्फ्लिक्ट, और वो लोगों के सामने नजर आ जाएगा। तो इसीलिए लास्ट में हम दोनों प्लान्स को मैच करते हैं और फिर ही कोई चीज आगे प्रस्तुत करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कंजर्वेशन एक अगेन वही वाली बात है, कैसे आप कंजर्व कर सकते हो, क्यों करना चाहिए। अब्यूंडेंस में अवेलेबल है लेकिन हमारी नीड्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें इनको क्या करना चाहिए बच्चों, सिक्योर करके रखना चाहिए। गांधी जी was very apt in voicing his concern about resources conservation. He placed the greedy and selfish individuals. देखो ये बात तो सच है, हम ह्यूमन बीइंग्स की डिमांड इज नेवर एंडिंग, वी आर ग्रीडी बाय नेचर। हम लोग ग्रीडी होते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी ग्रीडीनेस बताऊं,
अब आप इसको ग्रीडीनेस कहो या मोटिवेशन कहो, लेकिन हम इसको ग्रीडीनेस के तौर पे भी देख सकते हैं। जब हमारा बच्चा, हमारी लाइव वॉचिंग चल रही होती है, 2000 बच्चा बैठ के देख रहा है, हम कहते हैं यार 2.2 हो जाए, 2.2 हो जाता है, 2.5 हो जाए, ग्रीडीनेस हमारे लिए एट द कॉर्नर वो एक मोटिवेशन है। जितना बच्चा देखेगा उतना हमें जोश आ जाता है, राइट लेकिन क्या है, इंसान की जो देखो ना, एक बच्चे को टॉय चाहिए होता है, जब उसको मिल जाता है उसको दूसरा टॉय पसंद आ जाता है। दिस इज नोन एज ग्रीडीनेस। वी ह्यूमंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो गांधी जी ने क्या बोला, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फॉर ह्यूमंस नीड। हमारे पास इंसानों की नीड के लिए बहुत है, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। जिस पर्टिकुलर रिसोर्स से आप सेटिस्फाई हो सकते हो उतना आपके पास है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप डिमांड करो तो नहीं भैया, हमें अपने बच्चों को भी शक्ल दिखानी है, रिसोर्सेज दिखाने हैं, उनके बच्चों को भी दिखाने हैं। तो चलिए अब हम बात, मैंने आपको बताया था पहला फेज होगा इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स का, दूसरा फेज होगा लैंड एज अ रिसोर्स का। नाउ लैंड एक रिसोर्स है क्योंकि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। हम यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, हम यहाँ प्लांटेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लैंड रिसोर्स एक फिक्स्ड और स्कार्स रिसोर्स है। फिक्स मतलब, फिक्स बोले तो क्या हम लैंड को खींच के बड़ा कर सकते हैं? है कोई तुम में से ऐसा बाहुबली जो लैंड को खींच के बड़ा कर दे? नहीं ना। लैंड पे सिर्फ हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उसको खींच के बड़ा नहीं कर सकते हैं, है ना भाई, क्योंकि लैंड एक फिक्स्ड असेट है और साथ ही साथ ये स्कार्स इन नेचर भी है। पॉपुलेशन इतनी अधिक, लैंड उससे कम, क्योंकि लैंड का यूज बेटा सिर्फ लोगों को घर देने में थोड़ी है, कल्टीवेशन में भी है, फॉरेस्ट में भी है, नदियों के फॉर्म में भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी जगह पे लेक बनी हुई है, गड्ढे हैं, रोड्स ठीक करके सरकार चली जाती है, रोड्स में मतलब माइनिंग वगैरह करते हैं, वो वैसे ही पड़े रह जाते हैं। तो वो रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत डिग्रेड भी होते हैं। तो चलो, लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और लिमिटेड इन नेचर है। इंडिया का जोग्राफिकल एरिया जो है उसमें वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, अगर हम बात करें तो प्लेन एरिया 43% है जो हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। 30% माउंटेनियस रीजन है जो हमें रिवर वाटर और साइट टूरिज्म भी अवेल करवाता है। देन आपका 27% प्लेट्यूज है जो वेरी रिच इन मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट है। चलिए, लैंड रिसोर्स, अब फॉरेस्ट की बात करें तो आपको पता है हमारे देश में फॉरेस्ट का एरिया 33% होना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर नीड्स की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया गया है ना भाई। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, ठीक है। चलिए चले आगे, तब तक मुझे जल्दी से फटाफट से आंसर कर दीजिए। एजेंडा 21 कौन से ईयर में हुआ था? लिखो, खाली मत बैठो, लिखो कौन से ईयर में हुआ था। चलो आगे चलते हैं तब तक हम। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन का मतलब होता है बच्चों बंजर जमीन, ऐसे लिखते हैं ना, बंजर या बंजर होता है पता नहीं, समझ जाना, बंजर जमीन, ठीक है, बंजर जमीन। और वेस्ट लैंड, लैंड पुट, देखो अगर लैंड पे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, या तो जमीन बंजर है, वेस्ट है, या फिर हम वहां पे कोई नॉन एग्रीकल्चर यूजेस ले रहे हैं उसकी, दैट इज हम यहाँ पे इंडस्ट्री बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, कुछ और काम हो रहा है, तभी तो एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। चलो अब हम बात करते हैं अनकल्टिवेटेड अदर लैंड, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रूव्स, कल्चरली वेस्ट लैंड जिसको हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं 1 साल से ऊपर तक। फैलो लैंड, फैलो लैंड में 2 टाइप की लैंड होती है, एक करंट फैलो और एक अदर दैन करंट फैलो। करंट फैलो को हम 1 या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ते हैं। देखो, खाली छोड़ने का मतलब होता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स में दोबारा से रिच हो जाए। अदर दैन करंट फैलो में हम इसको अनकल्टिवेटेड छोड़ते हैं 1 से 5 सालों के लिए। नाउ व्हाट इज नेट सोन एरिया? ये टोटल एरिया जो हम सो करते हैं क्रॉप्स के साथ एंड ऑर्चार्ड्स के साथ, ऑर्चार्ड समझते हो ना, फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं। इट रिप्रेजेंट एन एरिया इन विच टोटल क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वंस अ ईयर। तो नेट सोन एरिया इज बेसिकली एन एरिया जहां पे आप कम से कम एक, मतलब एटलीस्ट एक बार खेती कर रहे हो 1 साल के अंदर। कैसे आप लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हो? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है बच्चों लैंड डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है, इसको हाउ कैन यू प्रोटेक्ट? एफोरेस्टेशन करो, यानी कि पेड़ लगाओ बच्चों। तुम लोग बाद में डांटोगे मैम क्या लिखती है ना भाई। पेड़, मेरी हिंदी की क्लास चल रही है, लगाओ,
ठीक है। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट करो ग्रेजिंग की, ओवर ग्रेजिंग ना हो, ग्रेजिंग ही हो। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, अभी समझाऊंगी व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स। देन स्टेबलाइजिंग स्टैंड ड्यून्स लगा दो भैया, थॉर्नी बुशेस लगाओ जिससे वो मिट्टी को सिकोड़ के रखे। प्रॉपर मैनेजमेंट करो वेस्ट लैंड्स की, आपको पता है लैंड को ट्रीट करके भी दोबारा कल्टीवेबल बनाया जा सकता है, हाई डोज ऑफ मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स डाल के। देन माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करो, और अगर माइनिंग एक्टिविटीज हो भी रही है तो माइनिंग करने के बाद उस एरिया को ठीक कर दो। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट, बिल्कुल जितना भी इन्फ्लुएंस है हम लैंड में के अंदर भी दबा देते हैं, तो ऐसा ना करो भाई, क्योंकि प्लास्टिक एंड ऑल ये सबको रिसाइकिल होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। चलो अब आता है इस चैप्टर का तीसरा फेज, जो कि है सॉइल रिसोर्स। ठीक है बच्चों, लैंड क्लियर है आप लोगों को? अब आप बोलोगे मैम आपने ना वो तो बताया ही नहीं क्या होता है वो लैंड यूज पैटर्न, है ना? आप लोग बोलोगे ना, तो वो मैं क्वेश्चन में लाई हुई हूँ, फिर भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ सॉइल शुरू होने से। लैंड यूज पैटर्न जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, बट दैट टॉपिक इज टोटली लर्निंग। लैंड यूज पैटर्न में आपको परसेंटेजेस याद करनी होंगी कि कहाँ कैसे लैंड को यूटिलाइज किया गया है, कितने % हमने फॉरेस्ट को दिया हुआ है, कितने % हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारा आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, वो लर्निंग टॉपिक है। Now, let's move towards our last phase of this chapter, that is soil. देख रहे हो ना, सब कुछ कवर हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है भैया, इतना बड़ा चैप्टर है ये। चलो, soil is a living system and supports different types of living organisms. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स की अगर हम बात करें, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को बनने में, फ्यू सेंटीमीटर सॉइल को बनने में। ठीक है, पेरेंट रॉक, और आपको पता है नेचुरल फिनोमेना है, जैसा रॉक होगा वो टूटेगा एंड उससे सॉइल बनेगी उसी नेचर की। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें अगर हम, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया सच एज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक को रीगर्ड सॉइल भी कहा जाता है, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, किसी पे भी नोट लिखना आ सकता है, या फिर आपको 1 मार्क में किसी भी सॉइल के फीचर्स दे देंगे और पूछेंगे कौन सी सॉइल है। मैं अपने लाइव सेशंस में ऐसे क्वेश्चंस करा रही हूं। बात करते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया, पूरा नदर्न एरिया इससे कवर्ड है, और ये रिवर सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। This soil contains adequate portion of potash, phosphoric acid and lime. इसमें वेरियस तरीके के सैंड, सिल्ट, पत्थर, क्लेई मटेरियल भी पाया जाता है। एज के बेसिस पे खादर और भंगर में डिवाइडेड है। भंगर हो गई आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल, और खादर हो गई आपकी बच्चों न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल इज मोर फर्टाइल एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल इज लेस फर्टाइल। न्यू एलुवियल सॉइल में क्या होते हैं बच्चों? फाइन पार्टिकल्स। ओल्ड एलुवियल सॉइल में होते हैं कंकड़ पत्थर। ठीक है, आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल, पल्स, क्रॉप्स। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ना यहाँ पे देखो टेबल बनाया है, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड फास्टर। देखो ना एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है, कैसा टेक्सचर है, क्या कमी है, क्या आपका क्रॉप्स उगाने में हेल्प करता है, और स्पेशल फीचर क्या है। देख रहे हो कितनी मेहनत करी हुई है, तो यहां से आपको और आसानी से मिल जाएगा। चलो वापस चलते हैं हम अपने ब्लैक सॉइल की तरफ। इसे रीगर सॉइल भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, देखो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है। ये पाई जाती है डेक्कन ट्रैप रीजन एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। अंदर से डेल्टा फटा, सूखा, ठंडा हुआ, वो बन जा देते हैं आपके ब्लैक सॉइल। Rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and very ideal for growing cotton. Ideal soil to grow cotton. Now red and yellow soil. Red and yellow soil बेसिकली इसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं, तो ये रेड इन कलर होता है, और जब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड होता है तो ये येलोइश कलर में हो जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। लेटेराइट सॉइल में लीचिंग होती है। लेटेराइट सॉइल भी क्या होता है? ब्रिक
इन नेचर होता है। लिटरेट सॉइल डेवलप्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। ये बहुत ही मतलब ये कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स रीजन में ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। नेक्स्ट, एरिड सॉइल की अगर हम बात करें तो रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर, सैंडी मतलब समझ गए ना, रेतीला। देन सलाइन इन नेचर, एरिड सॉइल इज फाउंड इन ड्राई एरियाज। एरिड सॉइल राजस्थान एरियाज जैसे ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है वहां पाए जाते हैं। इट कैन बी यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ओनली विद सूटेबल, बहुत ज्यादा इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा तभी जाके आप यहाँ पे इसमें क्या कर पाओगे? कल्टिवेशन कर पाओगे। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल जो है वो पाई जाती है हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में वेयर sufficient rain forests are available. It is found in lower parts of valleys, particularly on the river terraces. तो यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? ये माउंटेनियस रीजन के बेड लेयर्स में पाए जाते हैं फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल। Now, soil erosion. Removal of top soil is known as soil erosion. Soil का erosion होना, कारण क्या क्या हो सकते हैं? Deforestation, overgrazing, mining करना, नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर, रॉन्ग वे ऑफ फ्लोइंग एंड बहुत तेज हवा चल रही है, ऊपर से मिट्टी की लेयर लेके चली गई। तो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन में विंड इरोजन, विंड की वजह से, शीट इरोजन वाटर फ्लोइंग की वजह से, गली इरोजन, गली में भी क्या होता है? बहुत तेज पानी आता है जिससे वो ऐसे ट्रैक्स बना देता है, गड्ढे बना देता है, गलियां बना देता है, उसे गली इरोजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? पक्का? चलो 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 आगे। सोल्यूशन क्या है? कैसे आप सॉइल इरोजन कर सकते हो? अब इसके मेथड्स होते हैं, आप कॉन्टोर लाइंस पे कर सकते हो जिसे कॉन्टोर फ्लोइंग कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है और यहाँ पे मैंने इनकी इमेजेस भी डाली हैं। कॉन्टोर फ्लोइंग की अगर हम बात करें तो फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस। कॉन्टोर वो वाला कॉन्टोर नहीं जो लड़कियां अपने मुंह पे करती हैं, कॉन्टोरिंग करती हैं, कॉन्टोरिंग करती है ना लड़कियां मेकअप में, ये वो कॉन्टोरिंग नहीं है, यहाँ हम कल्टिवेशन कर रहे हैं। कॉन्टोर लाइंस बोले तो बेटा ऐसे, ये देखो, देख रहे हो आप? मैं रेड ले लेती हूं, ये देखो, दिख रहा है अब आपको? चलिए, नोन एज कॉन्टोर फ्लोइंग विच रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ वाटर इन हिली एरियाज। क्या होगा? बहुत तेज बहता हुआ पानी आ रहा है, वो क्या करेगा? मिट्टी को लेके चला जाएगा। मिट्टी को ले जाने से रोकना है तो हमने क्या कर दिया? कॉन्टोर लाइंस बना दी। फेस पे होता है ना कॉन्टोर लाइन बनाते, फेस पतला लगता है, समझ लो? तो कॉन्टोरिंग उसके लिए होती है। यहाँ पे कॉन्टोरिंग पानी से बचने के लिए हो रही है। टेरेस फार्मिंग, ये सॉइल इरोजन को हिली एरियाज में कंट्रोल करता है। टेरेस फार्मिंग कहाँ गई? ये रही टेरेस फार्मिंग। देख लो कितनी 3D पिक्चर लगाई है मैंने आपके लिए। ये देखो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, स्टेप वाइज अगर पानी आएगा वो स्लो डाउन हो जाएगा जिससे मिट्टी की इरोजन नहीं होगी। स्ट्रिप क्रॉपिंग, लार्ज फील्ड्स को हमने स्ट्रिप्स पे डिवाइड कर दिया। स्ट्रिप्स में strips of grass are left to grow between the crops। क्या किया जाता है? ये देखो, बीच में ग्रास और बीच में खेती। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जितना भी, एक तो विंड से बचोगे, विंड का है मेन इसके अंदर, बीच में ग्रास लैंड भी उग रही है और साथ साथ में खेतियां भी हो रही है। खेतियां, ओ माय गॉड। Shelter belts and plantation thorny bushes. Planting lines or trees reduces wind force and stream flow। देखो नीचे क्या हो रहा है? नीचे खेती हो रही है और साथ में बड़े बड़े ट्रीज लगा दिए, इससे क्या होगा? विंड कट जाएगी। देखो ना, आप अपनी छत पे खड़े हो और आप 2nd फ्लोर की बालकनी पे खड़े हो, ज्यादा हवा कहाँ लगेगी आपको? छत पे ना, सेम बात है। तो ट्रीज पे ज्यादा हवा लगेगी। ये रहे शेल्टर बेल्ट्स। ये देखो, बीच बीच में क्या लगा दिए बच्चों? ट्रीज, और नीचे क्या हो रही है? खेती हो रही है। देखो, है ना? मैं ये हटा देती हूँ अपनी रेड लाइंस यहाँ से, ताकि आपको जब पीपीटी मिले तो आपको बहुत साफ सुथरी सी ये पिक्चर देखने को मिल जाए। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है मेरे बच्चों? अब देखो, मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करके एक टेबल बनाया है। आई नो ये वाला टेबल तो व्यर्थ हो गया क्योंकि ये हट चुका है सिलेबस से। स्टिल अगर आपको बहुत ही ज्यादा क्विक रिवाइज करना हो तो ये आपको हेल्प करेगा, और विद एग्जाम्पल है बच्चों, क्योंकि 1 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट आपका हो गया, मैंने सॉइल के लिए बना दिया है पूरा टेबल, रेड एंड येलो, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सब बना दिया है, सब सब।
तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त, और हमने ये चैप्टर को समाप्त कर लिया है मात्र 24 मिनट में, और 5 मिनट में मैं आपको करा दूंगी PYQs। तो देखो पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है बच्चों, पूरा चैप्टर, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, मम्मी कसम कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर आपको लग रहा है कुछ छोड़ा तो मुझे बता देना, मैंने अपनी साइड से सब कुछ कवर करवाया है। चलो, रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे। इसके करेक्टरिस्टिक क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, विद इन द रीच, इकोनॉमिकली भी हम उसको खरीद सकते हैं, और ये कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, यानी कि कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग, आइडेंटिफाई करना, बताया था ना मैंने आपको, सर्वे करना, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, और फिर इसको मैच करना, किसको? रिसोर्स प्लान को डेवलपमेंट प्लान से। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था हमारे पास बहुत सारा है लोगों की नीड के लिए, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। उन्होंने ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स को, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर वाले लोगों को कहा था कि भैया हमें ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज अवेलेबल कराने हैं, तो अपनी ग्रीड को थोड़ा कम करो भैया। तो ये मास, हाँ, he was against mass production and wanted to replace it with the production by masses। ये कह रहे हैं मास प्रोड्यूस मत करो कि भैया भर भर के प्रोड्यूस किए जा रहे हो, बल्कि साथ साथ प्रोडक्शन बाय मासेस भी करो, दैट इज एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, बहुत सारे लोग उस प्रोडक्शन में एंगेज्ड भी हो, ये इनका कहना था। ये रहा लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न, मैंने आपको वादा किया था, मैं अपने क्वेश्चंस में लेके आई हूं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो ये देखो पूरा लैंड मास एरिया, नेट सोन एरिया, फॉरेस्ट शेयर, नॉन एग्रीकल्चर यूज, परमानेंट पैस्चर, कल्चरेबल वेस्टलैंड, फैलो लैंड, अदर देन फैलो लैंड, पूरा डेटा होता है, पूरा डेटा विद परसेंटेजेस। नाउ व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर प्रिवेंटिंग लैंड, क्या कर सकते हो? सैंड ड्यून्स लगाओ, विद एक्सप्लेनेशन है। मॉइस्चर कंटेंट कंजर्व करो, डिस्पोजल जो आपके डिस्चार्ज है जो भी, वो लैंड में ट्रीट करने के बाद ही डिस्पोज ऑफ करो। भंगर और खादा में डिफरेंस, ओल्ड एलिवियल सॉइल, न्यू एलिवियल सॉइल, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नॉड्यूल्स, लेकिन खादर में नहीं होते हैं। ओल्ड एलिवियल होती है, ये न्यू होती है। ये क्लेई और डार्क होती है, वाइट सैंडी और लाइट इन कलर होती है खादर। भांगर लेस फर्टाइल होती है, खादर ज्यादा फर्टाइल होती है। खादर रिन्यूड फ्रीक्वेंटली इन द फ्लड प्लेन, ये नई सॉइल बनती रहती है। आप इसको टैबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो। व्हाट इज मेंट बाय सॉइल इरोजन, तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। कैसे होती है ये बेटा? ये हो जाती है विंड से, वाटर से, गली इरोजन से, शीट इरोजन से। ऐसे मेजर बताओ जिससे क्या हो सके सॉइल इरोजन, ये मैंने पीछे अभी आपको समझाया। कॉन्टोर फ्लोइंग, टेरेस, स्ट्रिप, शेल्टर बेल्स, तो यही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर होता है खत्म ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर क्लियर है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ मैं 2 सवाल पूछ रही हूँ, वो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बता देना। एक आपसे मैंने पूछा था कि एजेंडा 21 कौन से ईयर में आया था, वो आपको लिखना है, और साथ ही साथ शॉर्ट में मुझे रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स सिर्फ हेडिंग बतानी है कमेंट्स में, ठीक है। मिलते हैं ऐसी वैल्यूएबल सेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता दो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, वन शॉट में। साथ साथ हम लाइव तो जा ही रहे हैं एवरी MWF, वहाँ तो हम आपसे मिलते ही हैं कंप्लीट SST की रिविजन करने रोज एवरी ऑल्टरनेट डेज पे। तो बस आपको ये बताना है नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, और इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं ऐसे ही वैल्यूएबल सेशन के लिए अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।